बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ हमारे चारों मेहमान हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान तो अब युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार ही है, क्योंकि सरकारी ने कह रखा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कब शुरू हो जाए ये कोई नहीं जानता। और आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान अब एक रियल वॉर फ्रंट पर लड़ने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान में बीकानेर में भारतीय सेना की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी ने इस दौरान आधुनिक हथियारों, ड्रोन, टैंकों, मिसाइलों सबकी ताकत देखी। इंटीग्रेटेड फायरिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के दौरान सेना यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो किसी भी हालत के लिए तैयार है। सेना ने हवा जमीन से मार करने वाले अस्त्र शस्त्र उनको चेक किया, टैंक, मिनीगन, गोला बारूद सब कुछ देखा। इससे दुश्मन के ठिकानों पर कैसे टारगेट किया जाएगा सटीक निशाना लगा करके देखा गया। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल, हमारी साउथ वेस्टर्न कमांड है आर्मी की, उसके जो ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि एक मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए हमारी ट्रेनिंग 70% दिन में रात के समय में होती है और 30% दिन में होती है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर की 4 दिन की लड़ाई जो थी ज्यादातर रात में लड़ी गई थी। अब लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने यह भी कहा कि अब हम अनआर्म्ड वॉरफेयर की दिशा में काम कर रहे हैं, जहां ड्रोन्स, सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे डिसीजन मेकिंग होगी और एक्यूरेसी ये भी बढ़ेगी। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। गुजरात के रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भारत की असल ताकत अब पता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा है कि आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो उसे भारत घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। हर बार भारत का जवाब पहले से बड़ा होता है, पहले से ज्यादा निर्णायक होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। ये प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी, गुजरात से वो कह रहे थे। इससे पहले मैं जिनका जिक्र कर रहा था, हमारे जो साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांडर हैं, उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि हमें ये पॉलिटिकल डायरेक्टिव है कि आप युद्ध की पूरी तैयारी रखिए, पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार रहिए। ये हमें राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है और कह दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ ये आप सबने देखा ही। लेकिन राहुल गांधी आजकल जहां भी प्रचार में जा रहे हैं बिहार में, वहां वो कहते हैं ये हमारे भारत का प्रधानमंत्री डरपोक है। वो कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री ट्रंप को जवाब नहीं दे पाता। वो कहते हैं कि भाई इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी, तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। महिला थी लेकिन इस मर्द से ज्यादा बहादुर थी, इस मर्द से ज्यादा हिम्मती थी। इन्हीं शब्दों को लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला। 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी
डरपोक हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। राहुल गांधी जी, चलिए ये बात कोई पहली बार तो नहीं कह रहे, तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, तो उनका पॉलिटिकल राइट है अपोजिशन पार्टी पे, और उन्होंने मुद्दा ही उठा रखा है। लेकिन इसमें महिला पुरुष वाली बात ना करते तो बेहतर था कि वो महिला थी लेकिन ज्यादा बहादुर थी। महिलाएं और पुरुष, महिलाएं ज्यादा बहादुर हो सकती है पुरुषों से, इसमें क्या है? फाइटर जेट, अभी फाइटर जेट उड़ा रही थी, अभी शिवांगी कल तो देखा ही था, तस्वीर हमने देखी थी। एनीवे, लेकिन जो तुलना वो कर रहे थे उस पर त्रिपाठी जी क्या कहना? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि पता नहीं सोनिया जी ने बिल्कुल ही इनको किसी तरह का समझ प्रशिक्षण नहीं दिया है। इंदिरा गांधी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थी, हम सब इसको मानते हैं, और अगर आपातकाल का काला धब्बा नहीं होता तो इंदिरा गांधी को देश दूसरी तरह से याद करता। इसमें कहां किसी को संदेह कि इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर थी, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर नेता है। इसमें आपको मर्द और औरत की तुलना करनी पड़ गई। अपनी माताजी से पूछ लेते ना कि सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी में कितने, उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा हूं, कितने मर्दों को निपटा दिया, कितने मर्दों की राजनीति खत्म कर दी। राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में आज के समय में भी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये पुरुष है, ये स्त्री है। यही वजह है क्या कि प्रियंका गांधी को आज तक आप फ्रंट पर नहीं लेके आए? यही वजह है क्या? इसी वजह से प्रियंका गांधी आज तक फ्रंट पर नहीं आ पाई हैं। अभी भी उनको वो जिम्मा नहीं मिलता है। ये मानसिकता है क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर? और ये कांग्रेस लेकर जाएगी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये मानसिकता लेकर जाए, किसी लड़की को ये आगे बढ़ा सकते हैं जिसके मन में ये है कि लड़की कमजोर होती है। और हमें तो नहीं पता है, हम तो मतलब अगर हिंदू पद्धति में कहें तो भी नहीं है, और हम तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वाले देश वाले हैं, तो हम तो किसी भी तरह से नहीं सोचते। आपने जो सोनिया जी वाली बात की, क्या कहना चाह रही हैं? सोनिया जी महिला हैं और उन्होंने बड़े बड़े पुरुष नेताओं उनकी राजनीतिक हस्ती खत्म कर दी। मैंने सोनिया गांधी कांग्रेस के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर में नहीं। ठीक है, सोनिया गांधी के समय में उन्होंने 20 सालों में जब वो आई थी तो जिस तरह से, जितनी कमजोर थी और जिन परिस्थितियों में उनके ऊपर विदेशी मूल का ठप्पा लगा हुआ, उसके बावजूद जैसे उन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया। राहुल गांधी को सीखना चाहिए, नहीं तो पुराने उन्हीं के खबरें उठा उठा पढ़े, शायद को समझ आ जाए। समीर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? नहीं, मुझे तो राहुल गांधी की इस बात से आपत्ति कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए डरपोक शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने देख लिया, डोनाल्ड ट्रंप के लगातार प्रेशर के बाद, टैरिफ बढ़ाने के बाद भी अभी तक जो ट्रेड डील नहीं हो पाई है, तो क्या प्रधानमंत्री डरपोक के जो झुक गए उनके सामने? प्रधानमंत्री ने अभी तक जो जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे कि भाई ट्रंप के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है, राहुल गांधी जिस पर दावा कर रहे थे उसका खंडन वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बिहार में बोल दे कि ट्रंप ने नहीं किया है। भाई प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र तो लोकसभा में कर चुके हैं, हमारे विदेश सचिव इस बात का जिक्र कर चुके हैं, हमारे विदेश मंत्री इस बात को कह चुके हैं, तमाम प्लेटफॉर्म से तमाम नेताओं ने, सेना के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कही। बस ये था कि इस बार कहने का अंदाज थोड़ा अलग था। ठीक है, लेकिन अगर राहुल गांधी याद क्यों करें, उनसे पहले भी याद कर लो, जब चीन से मार खाई थी तो कोई और पार्टी पावर में थी, तो याद तो वो भी कर लेना चाहिए, उन्हीं के परिवार के लोग थे। तो ऐस खैर, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे डायनामिक्स बदल दिए हैं। अगर भारत पर कोई वार करेगा तो अब भारत चुप नहीं रहेगा, भारत उसका जवाब देगा। ठीक है, और अगर भारत पे किसी भी तरह का आतंकी हमला होता है तो वो ये मानेगा कि वो आतंकी हमला आतंकवादी नहीं कर रहे हैं, वो किसी देश द्वारा करवाया जाए, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगली खबर आपको बता देता हूं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फाइनली सीज फायर पर बात बन गई, ऐसी खबर आ रही है। कल तक की बात है कि भाई बिल्कुल उखड़ गए दोनों देश, और बैठक में भी कुछ बहुत गाली गलौज टाइप हो गया था तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अब ये तुर्की की तरफ से भी और कतर की तरफ से भी ये मैसेजेस जो हैं वो पोस्ट वगैरह हुई हैं कि फिलहाल सीज फायर पर राजी दोनों हैं कि गोली तो नहीं चलेगी। लेकिन अफगानिस्तान साफ साफ चेतावनी भी दे रहा है पाकिस्तान को, और क्लियर कह रहा है कि अब की बार पाकिस्तान ने अगर कोई हरकत की तो बहुत बुरा अंजाम होगा। अगर अफगानिस्तान पर युद्ध थोपेगा तो उसकी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। यह भी कहा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान के गृह मंत्री ने, कि उनको लगता है हमारे पास एयरफोर्स नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास हवाई ताकत नहीं है, लेकिन हम लड़ना जानते हैं, यह पाकिस्तान भी जानता है। چې زموږ دغه څرګندونې چې نن د دوی جانب نه کیږي
د موږ ټول مسؤلین ملګري چې کوم دي یوازې د جناب ذبیح الله مجاهد صاحب له ادرس نه ما وره نور ټولو خولې بندې کړي دي څه نه وایي دا نه ده چې موږ جواب نه لرو خو ستونزه دلته که د ټي ټي پي ستونزه ده موږ دې ته د حل لارې په کاراتو ماراتو دوی ته ولې د ستونزه مو په خپل د کور د نه تاسو حل کړئ دلته موږ چې کوم تعهد کړی دی د هر هغه مخالف چې د افغانستان خاوره استعمالوي सिराजुद्दीन हक्कानी ये बहुत बड़ा आदमी है, अफगानिस्तान में रक्षा मंत्री भी है और ये जिस परिवार से आता है वो बड़ा पाकिस्तान में भी बड़ा मशहूर परिवार है। तो इनकी क्या कह रहे हैं कि ये टीटीपी का प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम है पाकिस्तान, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे यहाँ से कोई आदमी तुमको मार रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं उसको पकड़ के तुम्हें दूं, तो तुम रोको ना, तुम्हारे यहाँ हो रहा है। सेम प्रॉब्लम जो भारत फेस कर रहा है इस वक्त, पाकिस्तान कहता है कि हम अफगानिस्तान से फेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान का मतलब परेशान करने वाला पड़ोसी, ये बात हिंदुस्तान मानता है, लेकिन अब ये उसका हर पड़ोसी कह रहा है। पाकिस्तान पर जंगी जुनून सवार है। मई में भारत से मुंह की खाई, मन नहीं भरा, और अब अफगानिस्तान से उलझ पड़ा। अब आपको मैं एक और बयान दिखाता हूं। फजलुर रहमान इनके नेता हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के, बहुत पुराने नेता हैं, बदनाम भी हैं। इनके ऊपर डीजल चोरी का आरोप है वैसे धार्मिक आदमी, माना दाढ़ी वाड़ी इतनी लंबी है, लेकिन इनका नाम ही इमरान खान इनको बोलते ही डीजल था। डीजल चोरी करता है अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। लेकिन वो आदमी आईना दिखा रहा है अपनी फौज को, अपनी फौज से वो ये कह रहा है कि पहले तुम इंडिया से उलझे, अब तुम अफगानिस्तान से उलझ रहे हो। ये देश, हमारा देश जंग नहीं झेल सकता। पाकिस्तान का नेता ही कह रहा है हम जंग नहीं झेल सकते, और अपनी फौज के लिए कह रहा है या तो तुम लड़ लो या बात कर लो, दोनों काम तुम नहीं करोगे। बातचीत करनी है तो उसका जिम्मा हमें दो, हम पॉलिटिकल आदमी हैं। वो अफगानिस्तान के लिए कह रहे हैं कि हमें इस बात की जिम्मेदारी दे दो, हम समझा लेंगे, झगड़ा खत्म कर देंगे। इंडिया से पंगा लिया, अब अफगानिस्तान से पंगा लेने का शौक रखते हैं। जंगे न लड़ा करो। मुसीबत यह है कि हमारी फौज जंग भी लड़ती है और हमारी फौज मुज़ाकरात भी करती है। लड़ने वाला मुज़ाकरात नहीं कर सकता, मुज़ाकरात वाला लड़ना नहीं कर सकता। भाई ये काम हमारे हवाले करो। लड़ने वाला बयान, जज्बाती बयान, शोले बरसाने वाला बयान, ये बहुत आसान है, लेकिन संजीदगी, मतानत, तनाज़ात का हल और अपनी कौम को आग से बचाना, जंग की आग से निकालना, ये है असल क़ियादत और ये है असल सियासत। मौलाना साहब अपने देश में बदनाम जरूर हैं, लेकिन बात तो ठीक ही कह रहे थे। पॉलिटिकल आदमी का काम होता है जंगे रुकवाना, ये काम फौज नहीं करेगी। और उनकी ये वो फौज जो हर वक्त जंग चाहती है ताकि उसका वजूद, उसका अस्तित्व जो है वो बरकरार रहे। और बड़ा साफ साफ कहा है इन्होंने कि लोग अभी ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं भूलें और कारगिल भी नहीं भूलें। बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। और वो फजलुर रहमान साहब के लिए बहुत सारी बातें आपने कर दी, कुछ बातें समीर जी भी जानते हैं उनके बारे में, पाकिस्तान भी जानता है उनके बारे में, लेकिन फिर भी उनकी एक बहुत वक़्त है वहाँ पर पाकिस्तान में। मैंने देखा है कि उनका वजन है, उनकी बात को लोग सुनते हैं। मौलाना साहब हैं वैसे, वो रिलीजियस लीडर हैं, और वो जो बात कह रहे हैं वो, लेकिन आपने जो उसमें बात जोड़ दी वो भी तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि उनको बने रहने, वजूद के लिए ही, पाकिस्तान की सेना के वजूद के लिए, आर्मी के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम जंग की बात तो करते रहें, समझे। तो वो जंग की बात कर रहे हैं और लगातार पिट भी रहे हैं, कोई इसमें तो ऐसा है नहीं। अब अफगानी सेना के साथ वो विजुअल आप चला सकते थे जिसमें वो भाग रहे थे सेना की चौकी से, पाकिस्तान के लोग, यदि याद हो आपको, पैंटें टांगी हुई है तालिबान ने। हाँ, तो फिर इसलिए वो अब उनको समझ में आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी सेना का लीडर यदि शांति की बात करेगा तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी ना। पैंट मतलब जो कपड़ा गीला होता है सूखने के लिए टांगते ही, इसमें मतलब इसमें कौन सा ऐसा पाकिस्तानी जो फजलुर रहमान कह रहे हैं वो अपने देश के पॉलिटिक्स का हाल बता रहे हैं कि भाई सरकार भी तुम चलाओ, डिप्लोमेसी भी तुम करो और जंग भी तुम लड़ो, सारे काम तुम कैसे करोगे। तो वहां तो इस बात से वो भला मानुष लग रहा है। हाँ, मतलब वैसे भले चाहे जो उनकी छवि हो, लेकिन जो अभी उन्होंने बोला वो तो भले मानुष की बात कर रहे हो, करें कि जंग से बचाना अपनी कौम को, ये समझदारी वाली बात है, ये है असली बहादुरी, और वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनको हो सकता है कि ये
सच्चाई का एहसास हो रहा है ना कि भाई इधर से पिटे बर्बाद होते चले जा रहे हैं, बच नहीं रहे, तो क्या करें? हैरानी की क्या बात है, वहाँ पाकिस्तानी फौज जो है वो डेयरी फार्म चलाती है, खेती करती है, फैक्ट्रीज चलाती है, सब तो करते हैं। तो वही तो वो कह रहे हैं, तो डिप्लोमेसी तो हमें दे दो कम से कम। अब अफगानिस्तान के साथ गए डिप्लोमेसी करने तुर्की में, वहां गाली गलौज करके आ गए सेना के लोग इनके, वो उसी बात का दुख रो रहे थे वो। अच्छा, मैं 2 अपडेट आपको अफगानिस्तान के हवाले से भारत के देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 खबरें। पहले तो कल हमारे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सवाल पूछा गया अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान अपनी सोवेरेनिटी को एग्जर्ट कर रहा है, मतलब वो एक संप्रभु देश है अफगानिस्तान, और वो उस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये पाकिस्तान को पसंद नहीं है। पाकिस्तान चाहता है हम चलाएं, और हम हर तरीके से अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता के पक्ष में हैं और उसके साथ खड़े हैं। भारत ने बड़ा खुलकर अफगानिस्तान के समर्थन में स्टैंड लिया है, अच्छी बात है ये एक। दूसरा, अमृतसर से काबुल और कांधार की फ्लाइट, कार्गो फ्लाइट शुरू कर दी गई है, ये बंद हो गई थी। ये फ्लाइट शुरू होने का मतलब अब आप डायरेक्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहां पर पहुंचा सकते हैं। हम और तो कोई मदद नहीं करते उनको, सैन्य मदद, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, लेकिन अब बड़े जहाज़ों से वहाँ पर जो है वो आसानी से पहुँच जाएगी। ये दूसरी खबर है। और ये तीसरी खबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईरान और अफगानिस्तान और भारत तीनों से जुड़ी है। आपको याद होगा चाबहार का पोर्ट जो भारत ईरान के साथ मिलकर ईरान में बना रहा है, इस पर अमेरिका ने हमको छूट दे रखी थी, क्योंकि ईरान से व्यापार करना किसी भी किस्म का, उस पर अमेरिका सैंक्शन लगाता है। लेकिन इस सैंक्शन से हमको छूट मिली हुई थी, वो छूट ट्रंप ने अभी कुछ हफ्ते पहले खत्म कर दी थी। लेकिन कल खबर आई कि 6 महीने के लिए भारत को यह छूट फिर से मिल गई है। भारत ने चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर लिया हुआ है। चाबहार पोर्ट भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से सीधे व्यापार करने में मदद करता है, और चीन पाकिस्तान गठजोड़ को काउंटर करने में भी यह बहुत कारगर है। अमेरिका ने कहा था कि 29 सितंबर से इस बंदरगाह को चलाने या पैसे देने से या इससे जुड़े किसी भी काम में शामिल कंपनियों पर जुर्माना लगेगा, लेकिन अगले 6 महीने के लिए भारत को ये छूट मिल गई है। अब ये कैसे हुआ, ये ट्रंप ने ये नरमी क्यों दिखाई, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है। नहीं, ये तो हैरानी की बात ये भी है कि ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ नरमी क्यों दिखा दी, वहां पे भी तो हुआ। देखिए, ये माना जा रहा है कि भारत जो है वो अपनी टर्म्स पे चीजें करना चाह रहा है, वो स्ट्रांगली। देखिए, 50% अगर किसी पे टैरिफ लगाओ, आसान नहीं है कंपीट करना। आपका पूरा कपड़ा व्यापार, आपका पूरा डायमंड का व्यापार, मतलब जो भी गहनों का व्यापार है, आपकी बाकी सब बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो फंसी हुई हैं, उसमें आपको बेहद नुकसान हो रहा है। लेकिन भारत ने ये तय कर लिया है कि हम अपने टर्म्स पर ही ये जो डील है, जो ट्रेड डील है, वो करेंगे। ऐसे में भारत को ये भी पता है कि बहुत समय तक जो है अमेरिका इस तरह के टैरिफ को नहीं लगा सकता है, ना ही वहां पे भी अंदर भी विरोध है उसका, और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी विरोध है। तो ऐसे में भारत अपने टर्म्स पे ये डील करना चाहता है, और उसके लिए वो टाइम बाय कर रहा है। और वो बार बार, आप बयान भी देखिए, जो कॉमर्स मिनिस्टर के बयान है, बाकी सबके बयान है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम जो है किसी भी क्या अमेरिका में कोई बेटर सेंस प्रिवेल की है? नहीं, अमेरिका धीरे-धीरे, ये 100 मील दूर है, 100 किलोमीटर दूर है इनके ग्वादर पोर्ट से, जो चाइना और पाकिस्तान। उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये है कि हम उसके जरिए जो है उस पूरे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस फैला सकते हैं, अपना व्यापार भी कर सकते हैं। क्या ये अमेरिका का चीन को कोई संदेश देने का तरीका है? चीन हमको इस पर राहत दी है कि भाई नहीं, ये काम आप करो। चीन को कोई संदेश नहीं है, भारत के लिए ये थोड़ा सा मतलब जो है राहत भरा है। देखिए, मुझे लगता है निश्चित रूप से ये भारत की एक बड़ी सफलता है कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंध फिलहाल ट्रेड को लेकर चल रहे हैं। अभी ट्रंप शी जिनपिंग से मिलकर आए, उन्होंने कहा कि डील हो गई है, 10% टैरिफ उन्होंने कम कर दिया है। भारत के जो संबंध अभी तनावपूर्ण चल रहे हैं, अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रही है, उस दौरान अगर भारत को ये 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है कि अमेरिका कहता है कि आपके भारत के ऊपर अभी चाबहार पोर्ट पे कोई नहीं लगाया जाएगा, सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे, आप वहाँ कर सकते हो, तो मुझे लगता है एक बड़ी जीत के रूप में से देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से कूटनीतिक जीत हासिल की। लेकिन एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने पूरे घुटने टेक दिए और अमेरिका के हाथों कठपुतली बन चुका पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान वैसे ही हमारे सामने घुटने टेके और हमारे हाथ की कठपुतली बने और हम जैसा चाहे वैसे अफगानिस्तान करे। लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया और भारत के साथ जिस तरीके से उनके अभी मंत्री यहाँ पर आए थे, आमिर खान यहाँ पर मुत्तकी रह कर गया, जिस तरीके से बातचीत हुई है, भारत ने अपना वहाँ पर काबुल में दूतावास खोल दिया और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं अब कि कार्गो भी आएगा जाएगा, तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ी चिंता की बात पाकिस्तान के लिए और चेतावनी भी है कि अफगानिस्तान को भारत ने जिस तरीके से मदद की और
अफगानिस्तान के बाद का संबंध जिसे सुधार हो रहा है, पाकिस्तान को यही डर है। और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के सीज फायर किया है उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि एक तो वो देख रहा है कि 30,000 सैनिक यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वैसे उसकी सांसें थमी हुई है, मतलब दिल थाम के बैठा हुआ है वो कि कब भारत क्या कर बैठेगा। उधर अफगानिस्तान घर में घुसकर पाकिस्तान को मार रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को लगा कि भैया बेहतर यही है कि अफगानिस्तान के साथ फिलहाल शांति वार्ता कर लो, और ये भारत का प्रभाव है जिसके कारण उसने कदम पीछे खींचा। हालत बताता हूं आपको पाकिस्तान की। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई अभी, उसमें ये कहा कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है, इस ग्रोथ रेट से पाकिस्तान अपने लोगों को गरीबी से जिंदगी भर बाहर नहीं निकाल पाएगा। 2.5-3% ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड है पाकिस्तान का। आप दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हो, आप 6.5% पे ग्रो कर रहे हो। इंडिया, पाकिस्तान, भाई जितनी छोटी इकोनॉमी होती है उसको वहां से छोटे बेस पर ज्यादा ग्रो करना आसान होता है। बांग्लादेश की रफ्तार बहुत तेज होती थी एक वक्त, पाकिस्तान 2.5% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। हर साल 17 लाख लोग जो है वर्कफोर्स में जुड़ जाते हैं उसके, जिनको नई नौकरी चाहिए। नई नौकरी वहां आएगी कहां से? इंडस्ट्री वहां पर है नहीं। अभी सोमवार को शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए हुए थे। भाई ये गजब काम आता है लेकिन पाकिस्तान को मक्खन लगाना। अब वो फिर सऊदी अरब से $1 अरब का ऑयल क्रेडिट लेकर के आ गए। 1 अरब का तेल मुफ्त में देगा उनको, $1 अरब का सऊदी अरेबिया। $5 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया ने रखे हुए हैं कि जब जरूरत हो ले लेना, पड़े हुए हैं उसके पास। अब वो सऊदी अरेबिया वो रुपया और बढ़ा के देगा। इस साल $30 करोड़ का तेल मुफ्त में इस्तेमाल कर चुका है सऊदी अरेबिया से लेके पाकिस्तान। इतनी दरिया दिली, ये कैसे होता है? नहीं, देखिए बड़े लोग कुछ ऐसे लोगों को रखते हैं। सऊदी अरब बड़ा व्यक्ति है, बड़े देश के तौर पर पैसे वाला है, तो उसको ऐसे कुछ लोग चाहिए ना जो कंगाल हों, जिनको कर्जा देकर वो अपने हिसाब से चीजें चला सके। थोड़ा सा इस्लाम वाला मसला भी उसमें जुड़ जाता है, मुसलमान भी जुड़ जाता है, तो एक गरीब, लुटे पिटे, खस्ता हाल मुस्लिम देश को मदद कर रहा होता है। पाकिस्तान को लगता है कि अच्छा हमने कुछ इससे हासिल कर लिया है, जबकि वो कुछ हासिल नहीं कर रहा होता है, क्योंकि कर्ज लेकर आप जब तक किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं लगा रहे हैं तब तक आप उससे आगे तो बढ़ेंगे नहीं। तब वही होगा जो आप बता रहे हैं कि इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं, ग्रो करेगी नहीं, गरीब के गरीब रहेंगे। लेकिन हाँ, उनको जब ये लगने लगे कि एकदम हम नहीं काम करने लायक हैं, तो फिर कोई अमेरिका, कोई सऊदी अरब, कोई चीन आकर कुछ उनके 25-30 करोड़ की आबादी का देश 2.5% ग्रोथ पर जिंदा रह सकता है? मतलब यूं ही रहेगा कि न मर सके न जी सके, कुछ इस तरह का हाल रहेगा। न जीने लायक रह जाएंगे और मरने की स्थिति, तो मरने में तो बड़ा समय लगता है। बोल रहे थे देखिए, इसमें बड़े स्ट्रेटेजिक जो है वो भी चीज़ें हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो मुसलमान जो देश हैं उनका नेता बनना चाहता है हमेशा से। दूसरी तरफ ईरान की भी वही कोशिश है और तुर्की की भी वही कोशिश है, यही कोशिश है। तो ये डायनेमिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया जो है, पाकिस्तान कहां से फिट होता है? एटम बम में इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। दूसरा आर्मी के लिए भी है कि मैं इसलिए बता रहा हूं, सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ी फौज है और वो न्यूक्लियर कंट्री है। वही कह रहा हूं ना, इसलिए और ऐसे में उसके साथ संबंध सऊदी अरेबिया इसलिए भी बनाना चाहता है ताकि वो मुस्लिम वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस कायम रख सके। तो ये तो कर्ज वापस भी नहीं करते, मतलब ये तो मतलब ऐसी हालत है। ये कर्ज भी नहीं होता, कर्ज नहीं लौटाने भी नहीं होते। दोनों बातें जो राहुल जी कह रहे हैं ना, वो दोनों महत्वपूर्ण। एक तो ये कि फौज उनके पास है, नो फ्री लंचेज पर आप हमेशा ध्यान रखने की आप ऐसा सोच रहे हैं मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में कोई नहीं देता सर कुछ भी। सऊदी अरब के पास उनकी सेना भी तो कर्ज उस पर रखी हुई है, पेपर, जैसे पावर ऑफ अटर्नी के पेपर रख लेते ना आप, तो वैसे उनके पास सेना है उनके पास। और दूसरा जो ये इस्लामिक कंट्रीज का जो एक वॉर है, पावर स्ट्रगल तीनों का, टर्की का, सऊदी अरब का और ईरान का, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पाकिस्तान की एक वो रहे। और न्यूक्लियर पावर कंट्री है तो उसी वजह से भी, तो दोनों बड़ी वजह है। कोई मुफ्त में वो नहीं कर रहे हैं सऊदी अरब वाले, उनको लगता है कि ये एक ताकत है और जब जरूरत है मरने के लिए तो तैयार है ना। पाकिस्तान के लोग बड़े बहादुर लोग हैं।